नमस्कार। विप्र आईएएस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर विकास आप सबके समक्ष सोशियोलॉजिकल थिंकर सीरीज लेके उपस्थित हूँ। आइए आज पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स, इस विश्लेषण में हम सिर्फ किसी ऐतिहासिक हस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे विचारक के जटिल विचारों को समझने जा रहे हैं जिन्होंने आधुनिक समाज की बुनियाद को ही चुनौती दे दी। तो चलिए इस बौद्धिक सफर की शुरुआत करते हैं। यह एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है जो इस पूरे विश्लेषण में हमारा मार्गदर्शन करेगा। आखिर एक सदी से भी ज़्यादा पहले के किसी विचारक के विचार आज भी उतने प्रासंगिक और विवादास्पद क्यों हैं? इसका जवाब हमें समाज को देखने के उनके बिल्कुल अनूठे नज़रिए में मिलता है। और हाँ, यहीं पर इस विश्लेषण का जो केंद्रीय रूपक है वह सामने आता है। क्या? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन की तरह है जो समाज को आगे धकेलता है। और मार्क्स वो साहसी मैकेनिक थे जिन्होंने उसे खुलकर ये समझने की हिम्मत की कि यह काम कैसे करता है, इसे ताकत कहाँ से मिलती है और आखिरकार यह क्यों और कैसे फेल हो सकता है। मार्क्स की विचार प्रणाली को समझने के लिए हमें उनकी नींव से ही शुरू करना होगा। और यह वह आधार है जिस पर उनका पूरा सैद्धांतिक ढांचा खड़ा है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। देखिए ये एक क्रांतिकारी विचार है। मार्क्स से पहले इतिहास को अक्सर महान विचारों, धर्मों या बड़े नेताओं के जरिए समझा जाता था। मार्क्स ने इस पूरी धारणा को ही पलट दिया। क्या? उन्होंने तर्क दिया कि इतिहास को भौतिक स्थितियां आकार देती हैं, मतलब हमारे उत्पादन करने और जीने के तरीके। तो इसका मूल निष्कर्ष क्या है? इसका मूल निष्कर्ष यह है कि जो आर्थिक आधार है वही अधिरचना को आकार देता है। हमारी कानूनी व्यवस्था, हमारी राजनीतिक संरचनाएं, यहाँ तक कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य भी अंत में समाज के उत्पादन के तरीके से ही तय होते हैं। आप आर्थिक व्यवस्था को बदल दीजिए और आप समाज की हर चीज को मौलिक रूप से बदल देंगे। इस नज़रिए से देखें तो इतिहास कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। हर आर्थिक प्रणाली या उत्पादन का तरीका अपने अंदर ही अपने विनाश के बीज लिए होती है, जो संघर्ष के जरिए आखिरकार अगली प्रणाली को जन्म देती है। मार्क्स के लिए यह एक लगातार चलने वाली प्रगति है जिससे वर्ग संघर्ष चलता है, क्लॉस कॉन्फ्लिक्ट। अगर ऐतिहासिक भौतिकवाद न्यू है तो वर्ग संघर्ष वो डायनेमिक फोर्स है जो इतिहास की इस इंजन को आगे बढ़ाता है। मार्क्स के लिए यह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था। क्या? समाज कोई सामंजस्यपूर्ण इकाई नहीं है, बल्कि वह एक स्वाभाविक रूप से ऐसे समूहों में बटा हुआ है जिनके हित एक दूसरे से टकराते हैं। और यही संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाता है। पूंजीवाद के तहत ये संघर्ष दो मुख्य वर्गों के बीच होता है। एक तरफ बुर्जुआ कैपिटलिस्ट जो कारखानों और पूंजी जैसे उत्पादन के साधनों के मालिक हैं। दूसरी तरफ सर्वहारा प्रोलेटरियाट जिनके पास जिंदा रहने के लिए अपनी मेहनत बेचने के अलावा और कुछ नहीं है। जाहिर है उनके लक्ष्य मौलिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ है, जिससे संघर्ष होना तय है। यह सवाल हमें मार्क्स के सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद विश्लेषणों में से एक की ओर ले जाता है। क्या? अगर मजदूरों को उनके काम के लिए मजदूरी मिल रही है तो उनका शोषण कैसे हो रहा है? इसका जवाब शोषण के उस सूक्ष्म तंत्र में छुपा है जिसे मार्क्स ने उजागर किया। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक मजदूर एक दिन में 1,000 रुपए के मूल्य का सामान बनाता है। यह वह कुल मूल्य है जो उसकी मेहनत ने सिस्टम में जोड़ा है। लेकिन उसे दिन के काम के लिए उस मजदूर को सिर्फ 400 रुपए दिए जाते हैं।
यह उसकी श्रम शक्ति का बाजार मूल्य है। बस इतना कि वह और उसका परिवार जिंदा रह सके, वह अगले दिन काम पर लौट सके। तो यह जो अंतर है, यह 600 मार्क्स के अनुसार यह अवैतनिक श्रम है। इसे अधिशेष मूल्य या सरप्लस वैल्यू कहा जाता है और यह सीधा पूंजीपति के पास जाता है। मार्क्स के विश्लेषण में यही मुनाफे का एकमात्र स्रोत है। संक्षेप में कहें तो यही एहसास मार्क्स के लिए श्रम मूल्य सिद्धांत का सार है। उनके विश्लेषण के अनुसार पूरी पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों द्वारा बनाए गए मूल्य और उन्हें असल में चुकाई गई मजदूरी के बीच इसी अंतर पर टिकी है। लेकिन मार्क्स के लिए शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं था, पूंजीवाद की एक गहरी मनोवैज्ञानिक कीमत भी थी। एक ऐसी स्थिति जिसे उन्होंने अलगाव या एलिनिएशन कहा। मार्क्स ने तर्क दिया कि मजदूर अपने श्रम के उत्पाद से अलग हो जाता है, क्योंकि वह जो बनाता है वह उसका नहीं होता। वह श्रम की प्रक्रिया से अलग हो जाता है, जो अक्सर दोहराव वाली और बेमतलब होती है। वह एक दूसरे से अलग हो जाता है, क्योंकि व्यवस्था उन्हें प्रतियोगी के रूप में देखती है और आखिर में वह मानवीय क्षमता से ही अलग हो जाता है। यानी रचनात्मक और सार्थक काम करने की हमारी सहज क्षमता से काम अब केवल संतुष्टि का स्रोत नहीं, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने का एक साधन बनकर रह जाता है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक शोषण और मनोवैज्ञानिक अलगाव की यह प्रणाली हमेशा के लिए नहीं चल सकती थी। उन्होंने भविष्यवाणी की, पूंजीवाद अपने ही अंतर्विरोधों के बोझ तले ढह जाएगा। मार्क्स का मानना था कि यह व्यवस्था स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। यह समय समय पर संकट पैदा करेगी, जैसे कि अति उत्पादन की प्रतिस्पर्धा के कारण मुनाफे की दर गिरेगी और मजदूरों की हालत और खराब होती जाएगी। और यही बढ़ती हुई गरीबी और वर्ग चेतना, क्लॉस कॉन्सियसनेस, आखिरकार एक सर्वहारा क्रांति को जन्म देगी। यह एक अनिवार्य और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या मार्क्स के विचारों का असर दुनिया पर क्या हुआ? क्या इतिहास ने उसकी उनकी भविष्यवाणियों को सही साबित किया? देखिए, 20वीं सदी के साम्यवादी राज्यों के व्यवहारिक परिणाम और मार्क्सवाद से उनका रिश्ता, यह अत्यधिक विवादास्पद विषय है। लेकिन एक बौद्धिक प्रभाव मार्क्स का जो बौद्धिक प्रभाव है वो निर्विवाद है। उनके विचारों ने समाजशास्त्र में संघर्ष सिद्धांत, आलोचनात्मक सिद्धांत और शक्ति और असमानता का अध्ययन करने वाले अनगिनत अकादमिक क्षेत्रों को जन्म दिया है। और शायद हमें इसी अंतिम विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करना चाहिए। मार्क्स के निष्कर्षों से कोई सहमत हो या असहमत हो, उन्होंने हमें समाज को देखने का एक नया तरीका दिया, एक नया विश्लेषणात्मक लेंस दिया, असमान शक्ति और पूंजीवाद की गतिशीलता का विश्लेषण करने का एक उपकरण दिया। और यही कारण है कि आज भी कार्ल मार्क्स के विचारों को समझा जाना बेहद जरूरी है। और आज भी समाज सामाजिक हो या राजनीतिक फलक पे किसी न किसी तरीके से कार्ल मार्क्स आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आशा है कि ये सीरीज भी आप सबको अच्छा लगेगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और एक बार फिर से आप सबका थैंक यू।